नमस्कार, मैं राघव टीएनसी लाइव से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि आज फादर्स डे है, हैप्पी फादर्स डे। तो आज हमारा ये बेहद खास प्रोग्राम सभी फादर्स के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, ओशो ऑन पेरेंटिंग। तो इसमें आज हमारे साथ में बात करने के लिए डॉक्टर निधि हैं, हमारे साथ में डॉक्टर निधि रस्तोगी। और जो है वो काफी समय से इस विषय पे और कई सारे विषयों पर काम करती आई हैं। उनके साथ में अगर हम बात करें तो आज हम बेहद खास ये जो विषय है पेरेंटिंग को लेकर के, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी पेरेंट्स का मानना है कि आजकल की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो शायद हाथ से निकलते जा रहे हैं। वो उनका जो सोचना है, उनकी सोच हम लोगों से बिल्कुल अलग है। और न्यू जनरेशन के बारे में बात करें तो वो उनको शायद हम लोग वक्त भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हर बच्चा आजकल ज्यादातर लोग जो है न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। ऐसे में बच्चे अकेले रहते हैं क्योंकि पेरेंट्स दोनों ही काम करते हैं, वर्किंग होते हैं। और इस वजह से वो बच्चों को उतना वक्त नहीं दे पाते हैं। तो हम आज जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि ये जो अच्छे बच्चों की परवरिश करने से पहले हमें अच्छा पेरेंट हम लोग कैसे बन सकते हैं, इसको लेकर के बात करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ में डॉक्टर निधि रस्तोगी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सभी को नमस्कार। हाँ, तो आपने राघव जी बहुत सही एक सवाल पूछा है कि हम अच्छा पेरेंट कैसे बने। बिल्कुल, अगर हम ये चाहते हैं कि ओशो के विजन को हम अंडरस्टैंड करें, तो ओशो कभी भी किसी विषय पर एक पैच वर्क तो देंगे नहीं कि थोड़ा सा बच्चों के साथ ये बिहेव कर लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो। वो तो एक पैराडाइम शिफ्ट ही करना होगा। तो उसके लिए अगर हम जो ये फिंगर है कि बच्चे अच्छे नहीं हैं, आजकल के बच्चे ऐसा करते हैं, आजकल के बच्चे वैसा नहीं करते हैं, तो इसको हम बिल्कुल शिफ्ट करके अगर हम फिंगर अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं कि हमारी पेरेंटिंग कैसी हो, तब एक बात बनेगी। और ये जो सवाल है कि हम बच्चों को समय नहीं देते हैं और इसलिए ये सब हो रहा है, जो समय देते भी हैं उसका भी हम क्या करते हैं, उस समय में भी जो इंटरेक्शन है वो भी हमें क्लियर नहीं होता है कि हम क्या करें, क्योंकि समय बहुत बदल गया है। जिस तरह से हमारी जनरेशन की परवरिश हुई आमतौर पर, और हम वही चीज़ें लगाते हैं कि बच्चों को कहा कि ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन इस समय बहुत चेंजेस हैं। अगर रिस्पेक्ट की आप बात करते हैं तो रिस्पेक्ट, ओशो सीधा सीधा कहते हैं रिस्पेक्ट योर यंगर्स। और हम अभी इसी झंझट में पड़े हैं कि बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। ओशो कहते हैं कि बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए ये सब तरह के बड़े लोग करप्टेड और कनिंग और सब तरह के, बच्चा एकदम फ्रेश इनोसेंट नेचर के करीब अभी आया है, वो क्यों हमारी रिस्पेक्ट करे, हम उसकी रिस्पेक्ट करें। तो इस तरह की जो एकदम क्रांतिकारी जो बातें हैं, अगर हम उनको समझना चाहें, और फिर हम, ये करेज है, एक साहस है कि हम उन बातों को समझ करके किस तरह से अपने अंदर लाएं कि हम ये सोचें कि हम एक अच्छा पेरेंट कैसे बने। अगर किसी को ये कहा जाए कि रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन, तो कहेंगे कि नहीं, वो कहना नहीं मानते। अरे कहना तो आपने मानना है। ओबीडियंट बच्चे नहीं हैं। ओशो ओबीडियंट्स के बिल्कुल खिलाफ है कि ओबीडियंट तो रोबोट होते हैं, बच्चों को तो रिबेल ही होना चाहिए। तो जिन जिन बातों से आमतौर पर पेरेंट्स शिकायत करते हैं, ओशो उसको अप्रूव करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आगे आपसे बातचीत में कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स हों जो हम ये करें। सबसे पहले तो यही कुछ बातें कि हम पटाख से उनको डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर कर देते हैं कि नो। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ओशो एक जगह बोलते हैं कि मैं किसी के घर गया, तो वहाँ मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटे आपका नाम क्या है? तो बच्चे ने कहा कि मेरा नाम डोंट है। डोंट डोंट कैसा नाम होता है? डोंट तो कोई नाम नहीं। नहीं नहीं, मेरा नाम तो डोंट ही है। अरे तुम्हारा कुछ और नाम होगा, तुम्हें गलत पता है। नहीं, मेरा नाम डोंट है। कैसे तुमने जाना? मैं कुछ भी करता हूँ, मैं सोफे में कूदता हूँ, आवाज आती है डोंट। मैं पौधों के पास जाता हूँ डोंट, मैं टीवी के पास जाता हूँ डोंट। तो मैंने तो सोचा मेरा नाम डोंट ही है।
तो ऐसी बातों को ओशो बहुत संवेदनशीलता से उठाते हैं कि बच्चे का मन आप देख नहीं रहे और बस एक रिस्पेक्ट करे और ये करे। जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि बच्चे जो हैं वैसे भी हमें अगर बच्चों की हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं तो ही बच्चे हमारी वो रिस्पेक्ट कर पाएंगे। ज्यादातर ये देखा गया है कि जो पेरेंट्स जो करते हैं उसका प्रभाव, उसका असर जो है बच्चों पर देखा जाता है। तो क्या हमें ऐसा लगता है कि अच्छे बच्चों को अच्छा बनाने से पहले क्या पेरेंट्स को उस लायक बनना होगा कि वो अच्छे पेरेंट्स हो, तभी एक भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। साथ में ही उन बच्चों के अंदर भी वो गुण डाले जा सकते हैं कि वो भी आने वाले वक्त में एक अच्छे पेरेंट्स जो है बन पाए, एक अच्छे माता पिता बन पाए। तो मैं चाहूंगा कि इस पर ओशो का क्या विजन रहा, क्या उन्होंने कहा, तो ये सबके लिए जाना जरूरी, क्योंकि ओशो ने पेरेंटिंग को लेकर के बहुत सी बातें कही हैं। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर निधि अगर आप इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। हाँ, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम एक ऐसा एक कोई मैनुअल दे दें पेरेंट्स को, ये करना है और ऐसा ऐसा अच्छा हो जाएगा, वो कामयाब नहीं होगा। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग में लाना होगा कि हमारा ये जो पेरेंटिंग, ये जो फिनोमिना है, जो माँ बाप हैं और जो बच्चे हैं, उनका आपस में जो ये रिश्ता है, इसकी समझ पैदा करनी होगी ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जब MSc M.Ed सब पूरा हो गया था तो मैंने व्हेन आई वाज इन द फैमिली वे, आई वाज प्रेग्नेंट। तो अभी मेरी बेटी 23 साल की है, तो ये मैं तब की आपको बात बता रही हूँ। वो ही मेरा एक तरह से ओशो से पहला परिचय था उनके साहित्य से। तो मेरी एक कोलीग ने मुझे एक ओशो टाइम्स पुराना गिफ्ट किया, तो वो बाय चांस, क्योंकि मेरे पास समय बहुत था कि अभी मैंने ब्रेक लिया हुआ है, तो उस बाय चांस वो जो अंक था ओशो टाइम्स का, उसमें खलील जिब्रान को जो ओशो कोट करते हैं वो पूरा आर्टिकल था। उस आर्टिकल का जो शीर्षक था वो था तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं। तो मैं तो शीर्षक ही देख के चौंक गई कि फिर मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं तो यही सोच रही हूँ ना कि मैं अपना बच्चा चाह रही हूँ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं। और बहुत ब्यूटीफुली, जैसा कि खलील जिब्रान ने कहा, उसने पूरा उसको एक्सप्लेन किया कि यू आर जस्ट द गेट, वो तुम्हारे थ्रू आते हैं बट तुम उनको पजेस नहीं करते, वो तुम्हारे नहीं हैं, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कॉल है वो पहली कॉल है। बिहेवियर तो फिर बाद में हम उसके अनुसार अपनी समझ से ढाल भी लेंगे, बट ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो फिनोमिना है, हमने जो ये समझा हुआ है, हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमारा बच्चा अच्छा बन जाए, हमारा बच्चा सफल हो जाए, ये मेरा मेरा। तो इसको ज़रा आंख बंद करके हम सोचें कभी कि जब बात ही खत्म हो गई कि ये तुम्हारे बच्चे नहीं, तो फिर आपको क्या करना है? आपको ये सोचना है कि कैसे मैं बेस्ट, ये मेरे घर में एक गेस्ट है और इसको कैसे मैं बेस्ट सुविधा, रिस्पेक्ट, प्रेम, हर तरह से मैं कैसे वो सब आयोजन करूं कि इसका अच्छा विकास हो। तो जब उसमें से वो पॉजिटिवनेस हट जाएगी तो वो क्रोध हट जाएगा कि मेरे अनुसार नहीं चल रहा, क्योंकि आपके ब्लूप्रिंट से, आपके मैप से नहीं चलेगा। एग्जिस्टेंस ने हर सोल के लिए एक डिज़ाइन किया है अपना, वो उसकी डेस्टिनी के हिसाब से चलेगा। तो जब आप वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाएंगे तो एक अच्छे पेरेंट बनने की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि बेसिक्स ही गलत है। और ओशो ये कहते हैं कि आप बच्चों के साथ नॉन इंटरफेरेंस का बिहेव ज़्यादा करें, कम से कम पहले 7 साल। छोटी छोटी बातों में, जैसे कि मैंने कहा कि डोंट हम बहुत ज़्यादा कहते हैं, हमारी गर्दन हमेशा बच्चे को ना में ज़्यादा हिलती है, हाँ में नहीं, कुछ भी पूछेगा तो ना। तो हम ये सोचें कि हम किस तरह से पॉजिटिव, हम यस, लर्न टू से यस। इतना बच्चा इतनी क्या बातें कर लेगा कि आप उसको हमेशा ना ही करते रहते हैं उसका, तो हम बहुत दिल दुखाते हैं, फीलिंग्स की तरह से भी और कंसेप्ट की तरह से भी। और ओशो ने तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बोला है कि पेरेंटल कंडीशनिंग इज द ग्रेटेस्ट स्लेवरी इन द वर्ल्ड। और ओशो कहते हैं कि जितना एक्सप्लॉइट बच्चा है उतना तो कोई भी नहीं है दुनिया में। बच्चा क्यों एक्सप्लॉइट है कि स्त्रियों की फिर भी एक आवाज़ है, स्त्रियाँ इकट्ठी हो गई और ये, लेकिन बच्चे को तो कुछ ऐसा है ही नहीं। वो क्योंकि खाने पीने के लिए आप पर निर्भर है, तो आप हर तरह से उसका फ़ायदा उठाते हैं।
कि वो आपको गुलाम की तरह से बिहेव करे, कि करेगा, कहना मानेगा तो ये मिलेगा। तो पूरा एक इसकी एक ओशो की किताब है द न्यू चाइल्ड, उसमें वो इस तरह के अपने क्रांतिकारी विचार देते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि हमने ऐसा स्लेवरी जैसा उसको रखा है और इसमें हम क्या शिफ्ट लाएं, तो अंडरस्टैंडिंग को बदलना होगा। जी। जी, बच्चों में आजकल जो अगर व्यवहार को लेकर के बात करें तो उनका व्यवहार जो है आजकल आदरपूर्ण नहीं होता। तो इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा है कि ये जो आजकल का समय है, बहुत स्ट्रेसफुल समय है। और अगर हम बेसिक से शुरू करें कि बदला क्या क्या है, अगर हमें इतनी ही शौक है बार बार ये कहना है कि आजकल ऐसे नहीं होता, पहले ऐसे होता था, तो हम इसमें फिर वो फैक्टर्स देखें कि फिर वो बदला क्या क्या है। बदला ऐसे है कि देखिए, फ्लैट्स में रहते हैं बच्चे, 2 या 3 या 4 कमरों का एक फ्लैट है, एक ही फ्लोर है, तो हम बार बार बच्चे पर बहुत ज़्यादा निगाह रखते हैं। और ओशो कहते हैं कि बच्चे को प्राइवेसी चाहिए। किसी भी चीज़ को जो जो ग्रोथ हो रही होती है, उस समय ग्रोइंग समय में हर चीज़ को एक प्राइवेसी चाहिए। चाहे वो दही जमना हो, आप उसको बार बार देखेंगे तो वो कैसे जमेगा। चाहे वो पौधे का विकास होना हो, पौधे को आप बार बार छेड़ते रहेंगे तो कैसे उसका विकास होगा। एक उसको स्थान चाहिए। तो विकसित होने के लिए जो एक प्राइवेसी चाहिए, जो एक नॉन इंटरफेरेंस चाहिए, जो एक आँख से थोड़ा ओझल भी होना चाहिए, वो बच्चों को नहीं मिल पाता। तो सब एक झुंझलाहट में रहते हैं बच्चे, कि उनकी हर बिहेवियर को बच्चे के कि मॉनिटर क्या कर रहे हो, अच्छा कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो क्या सोच रहे हो। तो मतलब आपको सब कुछ जानना है, वो क्या कर रहा है, उसका टाइम टेबल आपको पता हो, हर मोमेंट टू मोमेंट सब पता हो। तो फिर अब आजकल और पहले में कि पहले, अब ओशो का बचपन देखिए, ओशो का बचपन या चलिए हमारी जनरेशन का भी, हम कुछ समय पेरेंट्स की निगाह से दूर खेल रहे हैं, अपना कहीं खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, गली में भी खेल रहे हैं। तो वो हर वक्त की जो पेरेंट्स की इंटरफेरेंस है, बहुत अनहेल्दी है। बच्चों को प्राइवेसी नहीं मिलती, इस सब चीज़ों से वो बच्चा अच्छा फील नहीं करता। तो अगर आप रूट कॉज पे काम करेंगे कि बच्चा अच्छा नहीं फील कर रहा, इसलिए वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, ना कि इसलिए कि पहले उसको बोले अच्छा बिहेव करो। आप ये देखिए कि वो बिहेव क्यों नहीं अच्छा कर रहा। और हर समय माता पिता अपने स्ट्रेस की बात करते हैं अक्सर, और बच्चों का क्या स्ट्रेस है। मैं काउंसलिंग करती हूँ तो अक्सर क्या होता है कि लेके आते हैं, जैसे आपने पूछा कि बच्चों का बिहेवियर, तो वो बिहेवियर प्रॉब्लम के लिए लेके आते हैं। 10 साल के बच्चे को लेके आएंगे माता पिता और उसको ऐसे दिखाएंगे कि ये ऐसा बिहेव करता है, कभी कभी ऐसे गुस्सा कर देता है, कभी कभी ऐसे कर लेता है, जैसे कि वो आपसे बिल्कुल अलग है, उसको बिल्कुल ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और उसको ठीक होना चाहिए। और आप, हाँ हम तो बस जैसे वर्कशॉप में साइकिल को जमा करा देंगे, साइकिल ठीक कर दो। अब ऐसा तो नहीं ना, उसके पीछे जब उनसे बात की जाए कि आप खुद को बदलें तो वो बदलेगा, तो वो बड़ी मुश्किल है। तो मैं फिर बच्चों को कभी बुलाती ही नहीं काउंसलिंग के लिए, क्योंकि बच्चों को पहले ही इतने लोग समझाने वाले हैं। उनको माँ बाप समझा रहे हैं, टीचर समझा रहे हैं, दादा दादी समझा रहे हैं, फिर काउंसलर भी समझाएं। तो सारी चीज़ें चेंज जो लाने हैं, वो माता पिता को लाने हैं। जब भी किसी भी माता पिता को ये महसूस हो कि उसके बच्चे में कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो एकदम सजग हो जाइए कि हमारे वातावरण में कहीं कुछ परेशानी है। जैसे कि कोई पौधा है, उसमें अच्छा फूल नहीं आ रहा है, तो उसकी कोई मिट्टी खाद, उसमें कोई परेशानी है, तो एकदम सजग होकर के अपनी इंट्रोस्पेक्शन करिए, तो एक बात बनेगी। बच्चे एक फूल की तरह बहुत नाजुक होते हैं। उनका जो हृदय होता है वो बहुत ही कोमल होता है। जो उनका कह सकते हैं मस्तिष्क होता है वो भी बहुत कोमल होता है, क्योंकि हम जो भी उनको दिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, शायद वो सब चीज़ें जो है एक्सेप्ट करते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो वो हमें व्यवहार करते हुए देखते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जो सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स के पास में इन सब चीजों का क्या उपाय है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बारे में भी मतलब ओशो इतना स्ट्रॉन्ग चीजें कह देते हैं
ओशो कहते हैं कि सबको तो पेरेंट्स बनने का हक ही नहीं मिलना चाहिए, ये तो लाइसेंस मिलना चाहिए किसी किसी को। जो कपल ठीक है, यानी कि जिसका इमोशनल मेच्योरिटी लेवल है कि वो बच्चे को हैंडल कर सकता है, बच्चे की केयर कर सकता है, केवल उसको लाइसेंस मिलना चाहिए कि चलो चलो साइकोलॉजिस्ट ने बताया या और किसी विधि से आप ही पेरेंट बन सकते हैं। सब जो है एक बेहोशी में कि शादी हुई और बच्चे पैदा कर लिया, तो वो जो एक बेहोशी में जो सब होता जा रहा है उसकी वजह से समाधान नहीं आ पाता है। तो आपने ये जो कहा कि भाई फिर क्या कर सकते हैं, तो अपना इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम क्या कभी आंख बंद करके बैठें और जिस उम्र का आपका बच्चा है, 12 साल का आपका बच्चा है, आप 12 साल के बच्चे बन के सोचें, ध्यान करें इस बारे में, मेडिटेशन करें इस बारे में कि 12 साल के बच्चे के क्या स्ट्रेस होते हैं। 10 मिनट 15 मिनट अपने जीवन में जाएं जब आप 10-12 साल के थे, आपको कैसा लगता था, यानी इस पे समय लगाएं। कभी भी बच्चे को एक अलग पार्टी न बनाकर पेश करें। हम करते क्या है कि कोई गेस्ट आता है तो बच्चे की निंदा कि क्या पता है आपको, ये सारा दिन दिमाग खाता रहता है, पता है आपको, बिल्कुल टिक के नहीं बैठता है। तो वैसे आप कह रहे हैं कि बच्चा आपका है, लेकिन आपने उसको बिल्कुल ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया। तो आप जो कह रहे हैं बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, तो कहाँ कहाँ आहत होता रहता है। जितने भी इश्यूज होते हैं, एज ए काउंसलर मैं आपको बताऊं, 2 ही तरह के इश्यूज होते हैं और उन दोनों तरह के लिए ओशो ने बहुत बात की है। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स बाद में रिफ्लेक्ट होती है उसके पीछे 2 ही कारण ज़्यादातर होते हैं। एक तो है चाइल्डहुड इश्यूज और दूसरा जो है हमारा सेक्सुअल सप्रेशन, हमारा जो सेक्स के रिलेटेड इशू है। इन दोनों पे ओशो की मास्टरी है। तो जो हम बच्चों के लिए वो कहते हैं कि बच्चों को कैसे करें, उसके लिए एक छोटा डिस्कोर्स है। तो वस्तुओं में व्यवस्था लानी है तो नियम और होगा। अगर आपको एक जिंदा व्यक्तियों में व्यवस्था लानी है, व्यवस्थित करना उसकी साइकी को, तो केवल और केवल प्रेम ही एकमात्र नियम है। अब प्रेम तो बड़ा ही ऐसा शब्द है, अरे हम माँ बाप हम बच्चों को क्या प्यार नहीं करते, हम तो बहुत प्यार करते हैं। अपने बच्चों को कौन प्यार नहीं करेगा, अपने बच्चों को तो सब प्यार करते हैं। तो प्रेम शब्द भी बड़ा भ्रमित करने वाला शब्द है। तो इसमें भी एक जगह ओशो ने ऋषि शांडिल्य का उल्लेख किया है। उसका मैं बताती हूँ, हाँ छोटा सा है, वो कोट है, अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। कि शांडिल्य सूत्र में ऋषि कह रहा है जो तुम्हें अनुकूल पड़े वो मेरा संकल्प है और जो तुम्हें प्रतिकूल पड़े वो मेरे लिए वर्जित है। ये अगर हम किसी व्यक्ति को प्रेम करें, हम कहते हैं कि हम इसको प्रेम कर रहे हैं, चाहे वो अपना बच्चा ही है, तो जब उसको जो अनुकूल पड़े उसका मेरा संकल्प है और जो प्रतिकूल पड़े वो मैं नहीं करूँगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम बच्चों को पनिशमेंट भी दे रहे हैं, उनके भले के लिए दे रहे हैं, हम बच्चों को डांट रहे हैं, उनके भले के लिए डांट रहे हैं। तो इस सब बातों को तो आजकल न्यू एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी मना करते हैं और ओशो ने तो बहुत पहले ही इस बारे में स्पष्ट दृष्टि दी है कि अगर आपको कुछ भी परिवर्तन लाना है तो प्रेम ही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और एक और ओशो का कोट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों के साथ हम क्या करें। पता चलेगा कि लव इज द ग्रेटेस्ट थेरेपी देयर इज। द वर्ल्ड नीड्स थेरेपी बिकॉज द वर्ल्ड इज मिसिंग लव। सब तो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तो फिर कैसे इतने लोग बाद में परेशान होकर आते प्यार की कमी से। The world needs therapy because the world is missing love. In a loving world, no therapy will be needed at all. Love will be enough, more than enough. तो उसने जो प्रेम का जो इतना महत्व दिया है, वो तो माता पिता बनते समय ही ये संकल्प लेना होगा कि प्रेम के अलावा और किसी भी विधि से हम ये कार्य नहीं करेंगे, पेरेंटिंग का कार्य हम नहीं करेंगे। जी, यहाँ पर हमारे साथ में एक दर्शक हैं हमारे, श्री प्रमोद जी। वो कहते हैं कि बड़े बच्चों को कैसे समझना है कि मार्गदर्शन उनका कैसे करें, उन बच्चों का, बड़े बच्चों का। हाँ, तो हाँ, सबसे पहले इस समझाना को थोड़ा चेंज कर लीजिए, बड़े बच्चों को कैसे समझें।
हमारा जो फोकस हमेशा है उसको कैसे समझाना है, उसको कैसे समझाना है, इसको ले आइए, उसको कैसे समझना है, उसको कैसे समझना है। तो प्रश्न ये होना चाहिए कि हम बड़े बच्चों को कैसे समझें। तो मैंने यही कहा कि हम समझें, हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें और दूसरा हम कम्युनिकेशन करें। कम्युनिकेशन का बहुत ही महत्व है। हम बच्चों से संवाद स्थापित करें, हम बच्चों से बात करें, खुल के बात करें। कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई उनको पोज करना है, उनके साथ बैठें और अपनी बेवकूफ़ियाँ बताएं कि मैं कॉलेज में था तो पता है ऐसे ऐसे हो गया था, एक बार तो मुझे कॉलेज से परेशानी हो गई थी। कुछ भी, जब आप खुलेंगे, आप पहला स्टेप लेंगे, तो वो बच्चा भी खुलेगा। यहीं पर मुझे जनरेशन गैप की बात याद आती है। इसमें भी ओशो का स्पष्ट कोट है, क्योंकि ये पेरेंट्स महसूस करते हैं कि भी नहीं, वो तो अपने ही जैसे उम्र के लोगों में खुश रहता है और हमसे तो बात भी नहीं करता है ठीक से। तो ये जो जनरेशन गैप की शुरुआत होती है, ओशो यही कहते हैं कि इसकी सारी जिम्मेदार पुरानी पीढ़ी, इट्स द ओल्डर जनरेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन गैप। क्योंकि जब समय था तो हमने बच्चों को इग्नोर किया कि वो तो बच्चे हैं। बच्चे को हमेशा एक ग्रोन अप मान के ही बिहेव करना चाहिए, ये पहला रूल है। उसको ऐसा रिस्पेक्ट देना चाहिए कि वो पूरा फुली ग्रोन अप एडल्ट है, जैसे आप उसके साथ बिहेव करेंगे, उसको डोमिनेट नहीं करेंगे। तो जब हम बच्चों के साथ ये बिहेव करते हैं शुरू से कि वो जैसे कि बड़ा है, तो जनरेशन गैप नहीं विकसित होता। आप आमतौर पे, जैसे मैंने बोला, कम्युनिकेशन करें। कम्युनिकेशन की क्या हमें आदत है, बच्चों आया कुछ कहने के लिए, आप तो अपने फ़ोन में बात करेंगे, हाँ हाँ बोलो बोलो, अरे हाँ मैं सुन रहा हूँ, नहीं आप नहीं सुन रहे, नहीं मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। तो ये जो है, ये कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग पहले पैदा करें, आप बच्चों को सुनें। जब फोकस ये होता है कि बच्चों की क्लास लगती है, बच्चे आपस में क्या बात करते हैं, मैं तो इतना समय स्कूल कॉलेजों में बिताया है, तो बच्चे आपस में क्या बात करते हैं, बच्चे पता है कल तो पापा ने मेरी क्लास लगाई, सुनाया उन्होंने आधा घंटा बिठा करके, और उनकी तो आ जाता है, महीने में एक बार उन्होंने मुझे सुना रहा है आधा घंटा बैठ के। तो इस तरह का नहीं हम डेवलप होने में। जो भी ये जो दर्शक हमारे जुड़े हैं, तो इनके प्रश्न का मैं बहुत आदर कर रही हूँ कि इन्होंने ये पूछा। तो इसमें फोकस ये करें कि भाई हम उनको समझें। आप कभी आधा घंटा निकाल के बैठे और बिल्कुल ऐसी ओपन स्पेस रखें कि बच्चा बोले, आप ना बोले, कुछ भी वो बोले। तो क्रिएट दैट स्पेस एंड अपने अंदर वो आर्ट ऑफ लिसनिंग डेवलप करें कि बच्चे को आप सुने। आपको खुद ही बाहर से कभी कुछ नहीं पूछना पड़ता, अगर आपका डायरेक्शन ठीक हो कि आप बच्चे को मौका दें बोलने का, खुलने का, कम्युनिकेशन का, और फिर आपको पता चलेगा कि करना क्या है। और भूल जाएं कि हमें बच्चे को समझाना है। बात करते करते, उसको समझते समझते सॉल्यूशन को अपने आप ही ले आएगा। बस वो स्पेस होनी चाहिए जी। सॉल्यूशन भी इम्पोज नहीं करना, हमें कुछ भी इम्पोजिशन नहीं करना है, हमें उस चीज़ों पे इवॉल्व करना है जी बिल्कुल। ये जो बात है कि हमें सिर्फ कोई भी चीज बच्चों पर थोपनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम थोपने की बात करेंगे तो शायद वो बच्चे जो है उस तरह से उनका विकास नहीं हो पाएगा। अगर बच्चों का सही विकास चाहिए तो शायद उनको जो वो चाहते हैं, जो वो दिल से चाहते हैं करना, क्योंकि जो उनके अंदर खास तौर पे हर बच्चे में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई खासियत होती है। अगर हम उस बच्चे की उस खासियत की तरफ ख्याल करें, शायद हो सकता है वो पढ़ाई में अच्छा ना हो सकता है वो खेल में भी अच्छा ना हो, लेकिन किसी क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा हो, या बच्चा जो है पढ़ाई में बहुत अच्छा है पर खेल कूद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसका दिल नहीं करता, तो ऐसे में माँ बाप कई बार उसको इस तरह से भी पुश करते हैं। या बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, एक्टिविटी में अच्छा नहीं है, बट वो खेल कूद में बहुत ही अच्छा है, तो जिस तरफ वो जाना चाहता है, जिस तरफ उसका दिल है, ज्यादातर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और कुछ ऐसा बड़ा इंसान बने कि वो शायद पैसे की तरफ सबसे ज्यादा कहा जाता है बच्चों को कि बड़ा होकर के बड़ा आदमी बने। किसी को ये नहीं सिखाया जाता है कि बच्चों को बड़े होकर के एक सुखी आदमी बनना है। अपने अंतरात्मा से जो है उनको सुख प्राप्ति के बारे में कोई भी नहीं बताता। हमेशा हम यही देखते आए हैं शुरुआत से, कई जनरेशन से जो है ये बात चलती चली आई है कि जब आशीर्वाद भी दिया जाता है तो सुखी रहो से पहले आजकल बड़ा आदमी बनो,
ये बोला जाता है। तो पहले से ही बच्चों के अंदर वो चीज भरी जाती है कि पैसा कमाना है, तो जिंदगी को एक उस रूप में उस तरफ धकेला जाता है कि बेटा अच्छा पढ़ोगे तो कुछ अच्छा बड़ा इंसान बन पाओगे। और एग्जाम्पल दिए जाते हैं कई ऐसे बड़े लोगों के कि जहां पर जो कई बड़े मुकाम पर जो बैठे हुए हैं, तो हर कोई तो उस मुकाम पे नहीं जा सकता। और अगर हर कोई उसी मुकाम पे चला गया या हर कोई वही जॉब करने लग गया तो बाकी सब चीजों का क्या होगा? तो इसका मतलब बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं, कपल्स हैं, जो उनकी आपस के जो संबंध होते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर, मैं वो भी जानना चाहूंगा। हाँ, ये भी बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि बच्चे के पीछे पड़ गए कि और खुद को हमने छोड़ दिया कि अब क्या, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वो एक नया प्रोजेक्ट आता है, पूरा ध्यान बच्चे पे लगा देंगे कि बड़ा आदमी बनाना है, उसको ये बनाना है, उसको वो बनाना है। तो आपने जो पूछा कपल के जो आपसी संबंध हैं, अब आते हैं कई बार काउंसलिंग में जब पेरेंट्स बच्चे के साथ या बच्चे की समस्या लेके आते हैं, बच्चों को तो मैं बुलाती ही नहीं कि भाई बच्चे को ये समस्या है, तो मैं ये पूछती हूँ आपके संबंध कैसे हैं? नहीं अब हमारी तो जी कट गई, जैसा हमारा तो जी जैसा भी है, बच्चा कुछ बन जाए जी, बच्चे कुछ बन जाए, उनके लिए ही हम सोचते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने जो मेहनत खुद पे करनी है आप उसको पोस्टपोन कर दें, उसको बिल्कुल मना ही कर दें और बच्चा करके दे रिजल्ट। अब हम आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाएं, पति पत्नी मेहनत करें, उसका रिजल्ट आए, इतना एफर्ट डालें, छोड़ो जी आपके बच्चे का बताओ कि बच्चा कैसे बड़ा आदमी बन जाए, तो वो नहीं हो पाएगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं। तो यस, जो कपल के जो आपसी संबंध हैं, क्योंकि ओशो जैसे कहते हैं कि कई तरह से ओशो कई चीज़ें कहते हैं और हम क्योंकि काम करते हैं उस दिशा में तो बार बार मुँह पे आती हैं बातें कि मैरिज इज़ अगली, डिवोर्स इज़ इवन मोर अगली। क्यों कहते हैं? क्योंकि फिर जो बच्चे होते हैं वो बहुत बुरी तरह सफ़र करते हैं और ओशो कहते हैं कि फिर बच्चे पेरेंट्स जब भी लड़ते हैं या डिवोर्स होता है तो बच्चे के अंदर कुछ डिसइंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि वो दोनों से बना है, आधा वो पिता से बना है, आधा वो माँ से बना है। जब भी वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, घर में कॉन्फ्लिक्ट का जो माहौल होता है, उससे उसके अंदर वो डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। उसका तो कुछ करना नहीं, बस बच्चे को जाके उसके कमरे में बोलना तुम तो ये सब बातें छोड़ो, तुम तो पढ़ाई पे ध्यान दो, तो ये संभव नहीं है। तो वही फिर बात आती है कि सबको पेरेंट बनने का हक नहीं। अगर आपके आपसी रिश्ते इतने सिंक्रोनाइज नहीं हैं, इतने हार्मोनियस नहीं हैं, तो आप एक नए इंसान को ला करके उसको इस झंझट में ना डालें, तो पहले आप खुद पे काम करें। इसीलिए मैंने ओशो निसर्गा में इनसे कपल कोर्स शुरू किया हुआ है, इसीलिए कि काफ़ी काम अगर घर में एक अच्छा वातावरण है तो हम कहते हैं कि वैल्यूज़ आर नॉट टॉट, वैल्यूज़ आर कॉट। बच्चे स्पंज की तरह होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर ही लेंगे। तो जो वो लव है, जो हैप्पीनेस है, जो अच्छे वैल्यूज़ जिनको हमारे इसमें संस्कार कहते हैं, वो एब्जॉर्ब कर ही लेंगे। अब जो बात आई कि हमारी जो चिंता कि वो बड़ा आदमी बने, इतना पैसा कमाए, तो वो आप हम भी अपने इर्द गिर्द और खुद पे भी दिल पे हाथ रख के पूछ सकते हैं कि हम बच्चे को अपनी तरह से डायरेक्शन दे रहे हैं, क्या हम खुश हैं? आर वी हैप्पी? जो हमने जाना, जो हमने समझा, तो बल्कि हमें बच्चों से ये कम्युनिकेशन करना चाहिए कि यार इतना सब मैंने किया भी, फिर भी मेरे को लगता है मैं खुश तो हूँ नहीं, ज़्यादा खुश तो हूँ नहीं, तो क्या करें? तो वो बच्चे को भी शामिल करो, उसका भी विजन लाओ, उस पर बात करो। तो और खुद के लिए ईमानदार हो कि आपने जो रास्ता समझा उस पे चले, तो आपका ही हैप्पीनेस इंडेक्स 0 से 10 के स्केल पर कितना है? तो अगर आप बच्चे को भी अपने ही रास्ते के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसका भी क्या लाभ होने वाला है? तो ये प्रश्न है जिन पर विचार करें और उसके हल निकालें। जी। हमें ये पता है कि अगर हम अपने माता पिता की बात करें, दादा दादी की बात करें या उनके उनके माता पिता के साथ में, और हम अगर अपने बच्चों के बारे में बात करें, तो शायद एक जनरेशन गैप हम सब लोगों के बीच में है। क्यों? क्योंकि हमारी उम्र में और उनकी उम्र में, उनके समय में और हमारे समय में, और हमारे आज के समय में और आज के बच्चों के समय में, हर चीज में परिवर्तन निरंतर चलता चला आया है। क्योंकि जब हम छोटे थे तब ना कोई मोबाइल होता था,
और ना ही कुछ इस तरह की चीजें होती थी, ना इंटरनेट होता था। उस समय पर हमारा जो समय था ज्यादातर अधिकांश जो है वो टीवी में गुजरता था या फिर अपने पेरेंट्स के साथ में गुजरता था। हम दादा दादी से कहानियां भी सुनते थे और उनसे जो है माता पिता से भी बातें भी सुनते थे, मतलब कहानियों के रूप में, या उनके साथ में बैठ करके पूरी तरह से वक्त बिताया जाता था। खास तौर पर मोबाइल नहीं था तो शायद उस समय पर हम सभी लोग जब खाने के टेबल पर या फिर किसी भी प्रकार से अगर एक साथ जो है जब हम लोग बैठते थे तो ये जो कह सकते हैं कि रिलेशनशिप और बेहतर हमेशा रहता था। लेकिन आज वो जो समय है, अगर टेबल पर या एक साथ कहीं भी खाना खा भी रहे हैं तो ज्यादातर एक हाथ में या तो मोबाइल होता है और दूसरे हाथ से खाना खा रहे होते हैं, नहीं तो सामने टीवी चल रहा होता है और हम खाना खा रहे होते हैं, तो एक दूसरे के लिए वक्त होता ही नहीं है। तो ऐसे में जो जनरेशन गैप है उसको लेकर के ओशो ने क्या कहा है, क्योंकि शायद जो ओशो का जो विजन हमेशा से रहा है हर चीज को लेकर के, उन्होंने तकरीबन 50-60 साल पहले ही ऐसी बातें कही जिससे जो आज भी कोरिलेट होती हैं, जो आज भी नहीं है, आज भी ताजा है, जो आज भी हमारे लिए बहुत कार्य सिद्ध हो सकती है, हमारे जीवन में लाने से उनको उनका प्रभाव आने से हमारा जीवन और बेहतर हो सकता है। तो मैं ऐसे में जानना चाहूंगा कि ओशो का इस जनरेशन गैप को लेकर के उनका क्या कहना। हाँ जी, ये जो आपने यंत्रों से बात शुरू की, एक प्रश्न ओशो से पूछा गया कि आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? ओशो ने कहा आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा है उसका यंत्रों से घिरा होना। उस समय ओशो ने बता दिया कि सबसे बड़ी पीड़ा यही बनने वाली है कि हम यंत्रों से घिरे हुए हैं। अब जैसे आपने कहा कि हम दादा दादी से, नाना नानी से हम कहानियां सुनते थे और हम इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे क्योंकि हम उनसे सीखते थे। अभी हमें कुछ भी चाहिए तो हम किससे सीखेंगे? गूगल से। हमारे बच्चे को, एक 10 साल के बच्चे को कुछ भी चाहिए तो पूछने के लिए मम्मी पापा के पास नहीं आएगा, नाना नानी के पास नहीं आएगा, वो पूछने के लिए किसके पास जाएगा? गूगल के पास। तो रिस्पेक्ट किसकी होगी? गूगल की। मैं यहाँ पर एक बात और कहूंगा डॉक्टर प्रेम, डॉक्टर रिधि, कि आजकल बच्चे जो है ये कहते हैं कि आपको नहीं पता, गूगल को आपसे ज्यादा पता है, क्योंकि आजकल के बच्चे ये भी देखते हैं कि उनके पेरेंट्स भी गूगल में ही सर्च करते हैं एक्चुअली। दैट इज द रीजन कि बच्चे गूगल पर माँ बाप से ज्यादा भरोसा करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आगे आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, ये बहुत ही इस टाइम कंटेम्परेरी एक प्रश्न है सभी के सामने। तो जिससे हम सीखते हैं उसकी हम इज्जत करते हैं। तो पहले जो बच्चा था, जो बेटा है या कोई है, तो वो कैसे सीख रहा है? वो पिता की दुकान पे जा रहा है, बड़ा हो गया तो पिता ने उसको वो हुनर सिखाया, वो कौशल सिखाया, वो कमाने का। तो उसको बड़ी रिस्पेक्ट आती थी कि पिता ने मुझे जीवन जीना सिखाया, मुझे काम सिखाया, बिजनेस सिखाया और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो कोई गैप भी नहीं आया और वो काम को आगे बढ़ाते थे। ऐसे ही चल रहा था। और अब क्या है कि बिल्कुल एकदम डिस्क्रिशन है, माँ बाप अलग। और आप जैसे सही कह रहे हैं कि माता पिता भी गूगल से ही समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो वो जो एक नॉलेज रिस्पेक्ट लेकर आ रही थी वो तो अब नहीं होगा। तो फिर क्या चीज़ है जो रिस्पेक्ट लेकर आए या म्यूचुअल बॉन्डिंग लेके आए? हमें ये जिद भी क्यों है कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए? इतना क्या, खुद को ही रिस्पेक्ट कर लो, खुद को ही प्यार कर लो, बच्चों से इतनी रिस्पेक्ट क्यों चाहिए? लेकिन हाँ, जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए और आपस में बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या हो, मैंने वही उसके लिए बताया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करें और हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो। माइंड टू माइंड नॉलेज वाला कनेक्शन तो इसने, इंटरनेट ने और ये गूगल बीच में आ गया है। लेकिन जैसे हम टीचिंग में बात करते हैं कि क्या कंप्यूटर टीचर को रिप्लेस कर सकता है? एक लाइव टीचर को क्या कंप्यूटर की टीचिंग रिप्लेस कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि टीचर के पास वो फील करने की इमोशंस है। तो इसलिए कि वो जो नॉलेज वाला चीज़ जो अब जनरेशन गैप लेके आ रही है उसको एकदम हम कन्वर्ट करें हार्ट टू हार्ट कनेक्शन में। हम फील ज़्यादा करें। हम शुरू से ही बच्चे को फीलिंग हम नेगेशन करते हैं। ओशो की कितनी जो थेरेपीज हैं उसमें इसको ही टैप किया जाता है कि इमोशंस पे काम किया जाए।
इमोशंस की हेड से हार्ट की जर्नी, फिर हार्ट से बीइंग की जर्नी ईजी हो जाती है। तो कैसे हम फीलिंग्स को एड्रेस कर सकते हैं? शुरू से ही छोटा सा बच्चा है, चलो स्वेटर पहनो, नहीं मुझे ठंड नहीं लगी, तुम्हें नहीं पता तुम्हें ठंड लग रही है पहनो। अच्छा खाना खा लो, नहीं मुझे भूख नहीं, तुम्हें नहीं पता तुम्हें भूख लग रही है खाना खा लो। तो हम फीलिंग्स का जो है इतना रिजेक्शन और इतना निगेशन है, तो फिर वो धीरे धीरे सभी लोग अपने हार्ट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर हम हार्ट टू हार्ट कनेक्शन डेवलप करेंगे, और बच्चा आपको कब रिस्पेक्ट कर पाएगा या कब आपसे सीखने की कोशिश करेगा, कब वो कनेक्ट फील करेगा, जब वो देखेगा कि कोई स्ट्रेस होता है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम आती है, तो मम्मी या पापा उसको कैसे हैंडल करते हैं और मैं तो कितना परेशान हो जाता हूँ, वो कितने काम रहते हैं, या फिर वो मेडिटेटिव मूड में हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं लाइफ को, तो मैं ये सीखूँ। ये तो कंप्यूटर नहीं सिखा रहा ना कि वो 1 घंटा डांस करके आई हैं, मम्मी नटराज ध्यान करके आई हैं तो कितनी खुश हो गई हैं, पापा 1 घंटा ध्यान करके आए तो वो पूछेंगे ये क्या चीज़ होती है। तो वो जो डायमेंशंस हैं इस समय, जो ह्यूमैनिटी है वो और डायरेक्शन में मेच्योर हो रही है। तो देर आर थिंग्स जो बच्चे आपसे सीख सकते हैं, पर बशर्ते वो आपको आती हों, आपको वो अपना इमोशनल स्टेबिलिटी, वो आपका वो मेडिटेटिव डायमेंशन वो आपको आता हो। इसके लिए ओशो कहते हैं कि ये चीज़ बच्चे अब आपसे सीख सकते हैं, तो इसके लिए पहले खुद में लाएं। तो इसीलिए वो है कि पेरेंटिंग इज़ अबाउट रेजिंग अ पेरेंट। भूल जाए, बच्चे को भूल जाए कि आपका जो काम मिल गया, आपको प्रोजेक्ट मिल गया बच्चे को पालना नहीं। अगर आप पेरेंट बने तो आपको ये काम मिल गया है कि आप खुद को कैसे इवॉल्व करें, तो बच्चा अपने आप ही हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जी। ये जो बच्चों को पालने को लेकर के, अभी जैसे आपने बोला कि माँ बाप को ऐसा लगता है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनको एक प्रोजेक्ट मिल गया, वाकई में ही उनको ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट मिल गया, एंड उनको ये लगता है कि हमारी जिंदगी का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और वो लग जाते हैं दिन और रात बच्चे को अपने हिसाब से चलाने में, अपने हिसाब से सिखाने में, अपने हिसाब से उनको पालने में और अपने हिसाब से उनको ग्रो अप करने में। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी, अक्सर हम सुनते हैं बहुत सारे लोगों से, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे भी ऐसा हम सुनते हैं, सुनने में आता है कि मेरे माँ ने या मेरे पापा ने ये अपने लिए वो ऐसा करना चाहते थे, वैसा करना चाहते थे, वो ये बनना चाहते थे, तो आज मैं उनका ही सपना पूरा कर रहा हूँ या पूरा कर रही हूँ। ये इस तरह की जो बातें हैं अक्सर सुनने में आती हैं। तो और हमारे समाज में खास तौर पर अगर हम बात करें कि बच्चों में, लड़के और लड़कियों में एक अलग से गैप बनाया जाता है, लड़कों को और लड़कियों को एक अलग तरीके से लिया जाता है, लेकिन जब इक्वालिटी की बात आती है और इक्वालिटी में भी उनको यहाँ पर एक ही तरह की शिक्षा दी जाती है, तो ऐसे में ओशो ने जेंडर को लेकर के क्या कहा है? क्योंकि अगर हम घर में बात करें, ज्यादातर घरों में ऐसे ही होता है कि लड़कों से कहा जाता है कि तुम रात के समय जो है लेट नाइट तक भी आते हैं तो उनको कुछ नहीं कहा जाता, बट लड़कियां, अगर बच्चियां जो हैं अगर लेट आती हैं घर में या लेट तक बाहर रहती हैं या लेट जाना चाहती हैं बाहर, तो उनको मना किया जाता है, उनको कहा जाता है कि बाहर माहौल अच्छा नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लड़कों को एक अलग तरीके से देखा जाता है इस चीज पे, और लड़कियों को एक अलग रूप में देखा जाता है। तो मैं चाहूंगा कि जो ओशो ने जेंडर को लेकर के समाज को बताने की, समझाने की, दिखाने की जो कोशिश की है, उस बारे में प्लीज हमें बताएं। हाँ, ठीक है, बात मैं आपकी ही सवाल से शुरू करती हूँ और फिर हम उसको गहराई में ओशो की दृष्टि देखेंगे कि ये तो जो एक बात है कि लड़कियों को रात को जाने को मना किया जाएगा और लड़कों को नहीं किया जाएगा, ये कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं कि सदा होगा। ये तो क्योंकि अभी ऐसे बीमार है समाज कि लड़कियों की सुरक्षा नहीं है, तो उस और लड़कों को कोई रेप नहीं कर रहा है और लड़कियों को सुरक्षा नहीं है, तो केवल ये तो एक उसके लिए उपाय निकाला है कि चलो इस समय उनको कहो कि चलो आप सुरक्षा के लिए रहो। जब तक इतना लॉ एंड ऑर्डर या इतनी समझ लोगों में नहीं है, तब तक ये एक टेम्परेरी उपाय है। पर अदरवाइज हाँ, अगर आप जेंडर की बात करें और इसमें ओशो की दृष्टि की बात करें,
तो वो तो इस प्रश्न को बहुत गहरे लेते हैं। वो ये कहते हैं कि लड़के और लड़की में इक्वलिटी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि कहीं न कहीं लड़की बहुत अलग गहराई के लिए बनी है। जितना ओशो कहते हैं मदरहुड और जो उसकी फेमिनिटी है, जो फेमिनिन एसेंस है, हम ये छोटे-मोटे प्रश्नों से हट जाएँ कि ये कहा जाता है लड़कों को, वो कहा जाता है, लड़कियों को ये कहा जाता है। हमें इसको प्रश्न को गहराई में समझें कि मेन वुमेन जो डिफरेंसेस हैं, जो इक्वलिटी की बात है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल रिस्पेक्ट दोनों जेंडर्स का होना ही चाहिए, ये तो बात है ही। ये तो ओशो की दृष्टि भी है, सभी की है कि समान अवसर मिले, समान इज्जत मिले दोनों जेंडर्स को। अब बात इससे आगे है कि दोनों जेंडर्स का। ओशो ये कहते हैं कि इस समय हम पुरुषों के गुणों को इतना महत्व देते हैं कि स्त्रियों को भी पुरुषों के गुणों को अपनाने के लिए ही हम तैयार कर देते हैं। अगर दोनों का बराबर महत्व था तो हम पुरुषों को क्यों नहीं तैयार करते स्त्रियों के गुण अपनाने के लिए, कि वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। जैसे ओशो कहते हैं कि यदि आप बुद्धा की फ़ोटो देखें तो आपको उसमें एक फेमिनिन एसेंस नज़र आता है। तो कंप्लीटनेस कब आएगी? जब वो फेमिनिन एसेंस होगा। लेकिन हो उल्टा रहा है कि फेमिनिन एसेंस ज़्यादा ग्रेसफुल है, उसको छोड़ के हम मैस्कुलिन पावर को ही आज के समय में इम्पोर्टेंस है कि बस जाओ बाहर, बाहर ये करो, बाहर वो करो। तो इसको अगर ओशो की दृष्टि को एक उदाहरण से समझे तो ओशो कहते हैं कि स्त्रियों को कुछ और बहुत ग्रेसफुल काम, बहुत डायमेंशन अलग का काम, प्रेम को देने का काम, वो पुरुष के बस की नहीं है। तो कहीं न कहीं ओशो एक स्त्री को ज़रा-सा एक ऊँचा स्थान पर रख देते हैं और वो कहते हैं कि यदि एक बराबरी की कोशिश की गई, तो समाज का बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि स्त्री अपने उन जो उच्च गुण हैं, उनको छोड़ देगी और वो पुरुषों के उन गुणों पे आ जाएगी जिस वजह से 5000 युद्ध हुए हैं हमारी सभ्यता में, इतने विश्व युद्ध हुए हैं। तो ओशो कहते हैं कि स्त्री को मौका मिलना चाहिए कि उसके गुण कभी आ ही नहीं पाए मेन धारा में। मेन स्ट्रीम में स्त्री का कंट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं, स्त्री को चोले चौके तक ये सब रखा गया। अगर समाज के मेन स्ट्रीम में ओशो की स्त्री की फेमिनिटी का कंट्रीब्यूशन हो जाए तो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि अलग-अलग तरह से दोनों का लालन-पालन हो कि स्त्री में वो ग्रेस, वो सॉफ्टनेस, वो फेमिनिटी बनी रहे, तो वो कुछ अलग ढंग से कंट्रीब्यूट करेंगे। नहीं तो दोनों एक ही ढंग से कंट्रीब्यूट करेंगे तो फिर क्या समाज में ब्यूटी होगी? ऐसा ये ओशो कहते हैं। समाज में स्त्री और पुरुष, बच्चे और बच्चियां, लड़के और लड़कियां, दोनों का एक महत्वपूर्ण योगदान है समाज को निर्मित करने में। और ऐसे ही पेरेंट्स या पेरेंटिंग को बनाने में दोनों का साझा एक हाथ रहता है, सहयोग रहता है, क्योंकि अगर दो लोग मिलकर के एक अच्छे पेरेंट बन सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि खाली स्त्रियां या खाली पुरुष एक अच्छे पेरेंट नहीं बन सकते। जी बिल्कुल बन सकते हैं। बहुत सारे आज सिंगल पेरेंट हैं, जिनमें लड़कियों के बारे में बात करें या लड़कियों के बारे में, नारी और पुरुष दोनों ही इस प्रकार से एक सिंगल पेरेंट जो है होते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं उनमें अगर हम खुद अपने आप को बेहतर पेरेंट बनने के लिए प्रेरित करें तो शायद हो सकता है कि बच्चों को हम अपने आप ही प्रेरित कर पाएंगे कि वो बेहतर अपने जीवन को बेहतर बना पाए और आगे आने वाले समाज का भी बेहतर निर्माण कर पाए। तो जो यहाँ पर चलने से पहले मैं ये कहूंगा कि आज स्पेशली फादर्स डे है और ये इतना प्यारा सब्जेक्ट पेरेंट्स के ऊपर हमने आज डिस्कस किया है, ओशो की दृष्टि को लेकर के हमने बात की है यहाँ पर। तो मैं चाहूंगा कि इसको कैसे कंक्लूड करेंगे, क्योंकि समाज में प्रश्न बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि बच्चे जो है, हमने जैसे बात की कि बच्चे सुनते नहीं हैं, अपनी मनमानी करते हैं। शायद बहुत सारे बच्चे कहीं गलत रास्तों पे भी चले जाते हैं। तो ऐसे में कैसे आप कंक्लूड करेंगे कि बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए हम अपने आप में और क्या चेंजेस ला सकते हैं? क्या बेहतर ये समाज के लिए हम योगदान कर सकते हैं? क्योंकि बच्चे जो है हमारे देश का ही नहीं, समाज का भी, पूरे विश्व का भविष्य है।
तो ऐसे में भविष्य को बचाने की, क्योंकि हमने अगर अपना वर्तमान या यूं कहिए कि जो हमारा पिछला समय अगर हमने वो खराब कर लिया है, तो मान लीजिए कि हमने खराब कर दिया है, प्रेजेंट भी हम लोग उतना अच्छा शायद नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन आने वाले कल को कैसे बेहतर बना पाए, उन कोमल भावों को, उन कोमल मनों को, उन कोमल मस्तिष्क को हम किस प्रकार से वो टाइनी से जो छोटे से पौधे हैं उनका हम किस प्रकार से ख्याल रखें कि वो हमें बेहतर समाज और बेहतर ऊर्जा और कह सकते हैं कि बेहतर वृक्ष, विशाल वृक्ष बनकर के बेहतर फल जो है हमारे समाज को दे पाए। तो मैं चाहूंगा इस बारे में आप कंक्लूजन क्या करना चाहेंगे? हाँ, फिर वही बात है कि परिवार जो है वो एक यूनिट है, पूरी सोसाइटी का फैमिली एक यूनिट है। फैमिली से ही ये सब शुरू हो सकता है और फैमिली से ये सब खराब हो सकता है। अगर हम फैमिली में एक टारगेट बना लें कि मेरी फैमिली में, चाहे सिंगल पेरेंट है तो उसको फिर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही रोल करने होते हैं, और चाहे दोनों पेरेंट हैं तो वो एक समझ ये बना लें कि मेरी फैमिली में लव इज द ओनली वे, लव इज द ओनली आंसर, और डोमिनेंस की कोई जगह नहीं है। अभी ओशो धाम में हमने बच्चों के कैंप शुरू किए हुए हैं कई साल से, तो उसमें मैं पेरेंटिंग का लेती हूँ वर्कशॉप, और जो और दो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों का लेते हैं। तो उसमें कई बार पेरेंट मुझे आके ये पूछते हैं कि वहाँ मुझे सब माँ जैसे कहते हैं कि माँ ये ध्यान नहीं करते, माँ ये ध्यान नहीं करता, यहाँ तो गलत है, घर में ध्यान नहीं करता। तो अब एक ध्यान का भी काम उस पर डाल दिया कि वो ये नहीं करता। तो मैंने कहा नहीं, इसको नहीं करना है, ध्यान ध्यान आपको करना है। तो यानी कि जो आपको करना है, क्योंकि वो आप कर नहीं पाते, तो हर चीज़ वो बच्चों पर डाल दी जाती है कि आप नहीं कुछ बन पाए तो बच्चे वो बने, आप खुश नहीं है तो बच्चा खुश रहे, आपने वो नहीं किया तो बच्चा करे। तो इसके लिए हम यही कह सकते हैं कि घर की जो यूनिट है उसकी जिम्मेदारी पूरी ले कि मेरे घर में, वो जो कहते हैं कि आप लड़ाई तो बच्चों के सामने कर लेते हैं और प्रेम बच्चों के सामने नहीं करते। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि आप फिजिकली इंटीमेट बच्चों के सामने हो रहे हैं, पर प्रेम का अर्थ ये है कि कभी माता पिता एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आए, कभी माता पिता एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आए। तो वो जो माहौल है वो अनायास है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। द ओनली गिफ्ट, अब फादर्स डे की आप बात कर रहे हैं तो एक जगह कहते हैं कि द ओनली गिफ्ट अ फादर कैन गिव टू हिज चाइल्ड इज टू लव हिज मदर, क्योंकि ज्यादातर वही बच्चे के पास रहती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने सिर्फ आपस में प्यार किया और बच्चे को अच्छे समझ मिल गई कि ये तरीका होता है। फिर जिस ढंग से, कभी ये तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे के ऊपर हाथ उठाया जा सकता है। अगर आपने एक बार हाथ उठा दिया तो ये फैमिली में से आपने मैसेज दे दिया कि अगर चीज़ें अपने ढंग से करवानी है, मनवानी है, तो दिस इज द वे, फिजिकल पनिशमेंट इज द वे। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, और घर के बस मेडिटेशन और लव, इंट्रोस्पेक्शन, जिसको हम अवेयरनेस कह सकते हैं। अगर आप ओशो की दृष्टि पे हम आज बात कर रहे हैं, तो अगर पूछा जाए कि ओशो का सेंट्रल थीम क्या है, ओशो के विजन की सेंट्रल थीम क्या है, तो भी ऐसे ही, मेरा तो पीएचडी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ओशो पे, तो उस समय कैंटीन में बैठ के लोग बात कर रहे हैं कि ओशो की सेंट्रल विजन फ्रीडम है ना, फ्रीडम। तो इट्स वेरी रॉन्ग, ओशो की सेंट्रल थीम फ्रीडम नहीं है, ओशो की सेंट्रल थीम है लव एंड अवेयरनेस। तो यही थीम हम लव एंड अवेयरनेस से अगर हम पेरेंटिंग करें, एक ये तो लिख के ही लगा लें जैसे ही आप पेरेंट बने कि लव इज द ओनली आंसर टू एवरी इशू। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब आप कम प्यार कर रहे हैं, फिर भी वो ठीक नहीं हुई तो और कम प्यार करें। जिम्मेदारी प्यार की है, लैक ऑफ लव की ही सारी प्रॉब्लम है। कोई कहता है मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं बोलती हूँ कि लैक ऑफ लव, आप इसको और ज़्यादा प्यार तो करते नहीं, जिस तरीके से बच्चे को चाहिए। तो ये जो है यही ओशो से मैंने सीखा है, मैं सन्यासी भी हूँ, कि लव और अवेयरनेस से ज़िंदगी चलाएं तो वो सेलिब्रेशन बनता है, अदरवाइज तो फिर वो सवाल जवाब इसमें जी। थैंक यू सो मच। मैं ऐसा मानता हूँ कि बच्चे जो है एक कुआं होते हैं, जो आवाज उसमें आप बोलेंगे, जो जो भी आप बोलेंगे वही आपको गूंज करके वापस सुनाई देगा। तो ऐसे में अगर आप बच्चों की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं,
अपने आसपास उन्हें प्यार नजर आता है, और जिंदगी में जो पेरेंट्स हैं वो आपस में, या कपल्स हैं जो वो आपस में उनको प्यार करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में अगर कोई उनके बीच में आपस में कोई मतभेद है, तो शायद वो बंद कमरे में जो है उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए, वो भी इस तरह से कि बच्चों को नहीं पता चला। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जिंदगी में दो लोग हैं, कपल हैं, तो उनमें आपस में कोई मतभेद कभी हो भी नहीं सकता। तो कभी कभी हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। साथ में छोटे छोटे से जेस्चर, जिस प्रकार से जो आज का माहौल है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग खुद ही जो है सारा दिन जब भी बच्चों के सामने होते हैं तो हम खुद ही मोबाइल पे होते हैं, हम खुद ही अपने आप में व्यस्त होते हैं। जैसा आपने एक उदाहरण दिया कि बच्चा आपसे आप आकर के कोई बात कहता है, तो आप अगर फोन पे लगे हुए हैं तो आप पहले या तो फोन पे लगेंगे या बोलेंगे हाँ हाँ बोल, क्या बोलना है तुझे, ठीक है। या फिर ज्यादातर बोला जाता है कि बेटा बाद में आना मेरे पास में, अभी मेरे पास में टाइम नहीं है, तो हम बाद में बात करते हैं इस बारे में ना। तो इस तरह की चीजें, बच्चे कई बार बहुत अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के भी आपके पास में आते हैं, सॉल्यूशंस के लिए भी आते हैं, बहुत बार अप्रोच करते हैं अपने पेरेंट्स को, या वो कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई खुशी की बात होती है, कहीं से कोई नाराजगी हो सकती है, किसी से लड़ाई हो सकती है। ये आम सी बात है बच्चों के अंदर कि कहीं पे उनको चोट लगी है, कुछ है, तो वो सब चीजें जो है पेरेंट्स से शेयर करना चाहते हैं, या उनकी कोई अचीवमेंट है वो भी शेयर करना चाहते हैं। तो ऐसे में भी पेरेंट्स के पास में बहुत कम वक्त होता है उनसे उनकी बात सुनने का, उनको समझने का। तो शायद वहीं पर जो आपस में कह सकते हैं कि उनको लगता है कि अक्सर हम जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास में, पर उनके पास में वक्त तो होता ही नहीं है। तो ऐसे में वो और दूसरा सहारा ढूंढते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, और ये हैबिट धीरे 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 बढ़ती चली जाती है, और जो गैप है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में वो भी बढ़ता चला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ में आपका गैप ना हो, उसके लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आपके पास में आपका बच्चा आता है, तो कुछ भी बात करने के लिए तो आप उसकी बात सुनिए, उससे बात कीजिए। अगर वो नहीं भी आता, वो अपने आप में भी बिजी रहता है, मस्त रहता है, चलिए आज के इस टाइम में हम कहते हैं कि हम आज के दिन से शुरुआत करते हैं कि हम घर गए और बच्चा आपका फोन पे लगा है, ये टीवी में लगा हुआ है, वो गेम देख रहा है, गेम खेल रहा है, कुछ भी ऐसा काम कर रहा है। तो ऐसे में आप उससे जो है कुछ समय उसके साथ में बैठिए, उससे पूछिए कि हाउ वाज द डे, आपने आज क्या किया। चलिए अभी स्कूल बंद है, लेकिन फिर भी शिक्षा चल रही है, तो आज आपने क्या पढ़ा, या आज आपने क्या खाया, आज आप अपने दोस्तों के साथ में क्या किया। तो ये छोटी छोटी सी बातें, छोटे छोटे से जेस्चर हैं, जिससे आप अपने बच्चों के और करीब आ सकते हैं। तो शायद बेहतर बच्चों के लिए बेहतर उनके साथ में कनेक्टिविटी के लिए ये इस तरह की छोटी छोटी सी चीजें जो हैं आपको करनी होगी, और एग्जाम्पल सेट करने होंगे। शायद आप खुद सबसे बड़े उनके लिए कह सकते हैं कि वो जिंदगी में जैसे सोच लेते हैं कि हर किसी का एक कह सकते हैं कि एक मॉडल होता है, तो आप अपने बच्चों के मॉडल खुद हैं। तो आपको खुद बदलना पड़ेगा, आपको खुद बेहतर बनना पड़ेगा, ताकि आपके बच्चों के मॉडल अच्छे हों, और आपके बच्चे आपको बेहतर तरीके से जान पाए, और एक अच्छे भविष्य का, एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाए। जी। हाँ, तो इसीलिए मैं यही कहती हूँ, लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला, लव इन एक्शन, लव इन आइडिया नहीं कि मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ, लव इन एक्शन। छोटे छोटे एक्शन से आप इस लैक ऑफ लव को फैमिली से खत्म करें। यस, यही मैसेज है। थैंक यू सो मच। आज हमारे इस प्रोग्राम में आपने जो वक्त दिया, और खास तौर पे ये आज का दिन इतना अच्छा है सभी लोगों के लिए। मैं ये बोलूंगा कि एक बहुत ही खूबसूरती से आज जो ओशो ने पेरेंटिंग को लेकर के कहा, और इस सब्जेक्ट का जो चयन है वो बहुत खूबसूरती से आज के दिन में हुआ। हालांकि हमने ऐसा सोचा नहीं था, मैं यहाँ पर यही बोलूंगा सभी लोगों से, लेकिन ये बाई चांस ये है कि शायद ये ओशो की ही कृपा थी कि इस प्रोग्राम को आज इस प्रकार से होना था, एक इतने अच्छे दिन में होना था।
तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा, जो पेरेंट्स हैं उनसे भी और जो बच्चे हैं उनसे भी, कि आप एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के करीब जाइए और अपनी जिंदगी को एक बेहतर रूप से, बेहतर समाज के लिए और खूबसूरत बनाइए। तो सभी लोगों को मैं आज एक बारी फिर से हैप्पी फादर्स डे बोलूंगा, जो फादर हैं उनके लिए भी, जो सन है उनके लिए भी। तो ये एक बहुत खूबसूरत दिन है। आप अपने फादर के साथ में आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं, एक बेहतर उनको खूबसूरती से एक गिफ्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप अच्छा बच्चा बन करके उनके लिए, या एक अच्छे फादर बन करके अपने बच्चों के लिए एक बेहतर गिफ्ट दे सकते हैं। इसी के साथ में मैं आज के प्रोग्राम का यहाँ ही समापन करूंगा। डॉक्टर निधि रस्तोगी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने जुड़ करके ओशो की। आपका भी शुक्रिया इतने अच्छे टॉपिक के लिए। राघव जी, आपका शुक्रिया फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हैप्पी फादर्स डे once again to all of our viewers. Thank you so much. थैंक यू।